Hello दोस्तों, welcome to Raja classes. Today I am going to teach you about some previous questions of RRB NTPC. It means Railway NTPC. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी यानी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है जो कि एग्जाम 7/4/2021 को हुआ था। तो हमें याद रखना है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं को हाईलाइट किया हूँ बिकॉज कई बार एग्जाम में हम लोग यही शब्द नहीं देखते हैं ना। ये शब्द पे हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। यानी हम लोग जानते हैं कि आजकल सोलर कार का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलर प्लेट का यूज किया जाता है आजकल हर क्षेत्र में, है ना। तो सोलर कार का उपयोग करना, यानी ऑप्शन है कि परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन। यानी ताप विद्युत संयंत्र जितना भी है उससे जो उत्सर्जन होता है तो उसके बारे में बोल रहा है कि क्या ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन। नेक्स्ट है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखेंगे और इसका व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये ग्रीन हाउस के प्रभाव के बारे में समझेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक तरह से पॉल्यूशन है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में मेनली CO2 का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। एक्चुअली क्या होता है कि CO2 को ट्रैप कर लेता है ना। तो यही होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह समझ गए हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब हुआ रिलेटेड टू पॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन का व्याख्या करते हैं कि परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। हम लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी जो होता है, तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आई थिंक ये सोलर कार आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन। जैसे कि ताप विद्युत संयंत्र है जहां पर बिजली तैयार किया जाता है, उससे जो उत्सर्जन होता है हम लोग जानते हैं कि जो या तो कोयला से विद्युत उत्सर्जन किया जाता है, यानी विद्युत तैयार किया जाता है, या फिर अगर कोई और प्रोसेस से भी किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रिलीज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ये पॉल्यूशन फैलाता है। तो आई थिंक ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। ओके,
नेक्स्ट है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। ये तो वेरी सिंपल है, जब हम लोग लकड़ी का उपयोग करेंगे, ये लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होगा। ओके। नेक्स्ट है कि परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, उससे स्मोक निकलता है, यानी धुआं निकलता है, तो ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि बी, सी एंड डी ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर क्या होना चाहिए? परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। क्योंकि अगर परिवहन के लिए हम लोग सोलर कार का उपयोग करते हैं तो इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुश्रुत संहिता, है ना, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्र, है ना, पहला हमारा ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्र। दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। तीसरा ऑप्शन है गणित एंड चौथा ऑप्शन है धर्म एवं पुराण शास्त्र। तो एक एक ऑप्शन को अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र का मतलब हुआ एक तरह से भविष्यवाणी से रिलेटेड चीज है ना। चिकित्सा शास्त्र के मतलब हुआ कि चिकित्सा से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, जिसमें शल्य चिकित्सा मतलब हुआ सर्जरी, है ना। तीसरा है गणित, यानी गणित के विषय में बात कर रहा है। चौथा है धर्म एवं पुराण शास्त्र। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा ज्योतिष शास्त्र। तो हमें याद रखना है कि सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? ज्योतिष शास्त्र पर है। ओके। तो आप कमेंट में ये लिखें कि सुश्रुत संहिता को किसने लिखा था। हमें ये याद रखना है कि सुश्रुत संहिता का विषय जो है वो है ज्योतिष शास्त्र। ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन टोटल इस स्लाइड में 10 क्वेश्चंस है ना। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि सभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ रेलवे एग्जाम। ओके। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? यानी क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रपति के बारे में भी पूछ सकता है और उपराष्ट्रपति के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शब्द पे ध्यान देंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है संसद के सदनों, यानी संसद में जो 2 सदन होता है, LS यानी लोकसभा एंड RS यानी राज्यसभा। यानी संसद में जो 2 सदन होता है उसके बारे में बोल रहा है कि संसद के सदनों यानी दोनों सदन के बारे में बात कर रहा है, तथा राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो पहला ऑप्शन है कि संसद के सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सदस्य। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, है ना।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेता है, ये अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमारे लिए उपराष्ट्रपति समझना आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति के बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेता है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है LS यानी लोकसभा और राज्यसभा, ना, और बाकी जो जितने भी राज्य है उसके विधानसभा के सदस्य, और बाकी दिल्ली, है ना, और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ सदस्य बोलना गलत होगा, यहाँ होगा निर्वाचित सदस्य। यानी जितना भी मैं बताया हूं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें सभी में जो है निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। क्लियर है, ये याद रखना है हमें। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है वो हमें याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी संसद के जो दो सदन होते हैं, अभी मैं ऊपर बताया हूं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो संसद के जो दोनों सदन का सदस्य, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। क्लियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा भी मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में और लोकसभा में भी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे सदस्य का मतलब हुआ चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। क्लियर है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखे हैं तो इससे रिलेटेड राष्ट्रपति के बारे में भी हमें पता चल गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो हमें ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो सिपाही विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं, है ना। हम लोग इसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह के दौरान, यानी जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग,
दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन की व्याख्या करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो है सिपाही विद्रोह के समय था, क्लियर है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग कहते हैं भारत में सिविल सेवा के जनक। और लॉर्ड डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू हुआ था, जिसे राज हड़प की नीति कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और लॉर्ड डलहौजी के समय में हमारे देश में 1853 में सबसे पहले रेलवे का शुरुआत हुआ था, क्लियर है। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ही था ना। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता दिया हूं कि लॉर्ड कैनिंग होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, या आप कह सकते हैं कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। तो ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। यानी सवाल है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्लियर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूएसए। हम लोग जानते हैं कि एक संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था ना। ये हमें याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में शांति लाने के लिए ये संस्था का स्थापना हुआ था, क्लियर है। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए का एक शहर है, क्लियर है। तो आई होप कि यूएनओ के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका भी मुख्यालय यूएसए में ही है, क्लियर है। आई होप कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताया हूँ यूएनओ के बारे में वो आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि नोट्स बनाना किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए जरूरी होता है। आप अपने हाथ से अगर नोट बनाते हैं तो वो आपको याद रहता है और वो आपको पढ़ने में आसान होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का उपयोग करता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का उपयोग करता है, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कोशिकांग के बारे में, यानी कोशिका के बारे में नहीं। जैसे जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो भी बहुत सारे चीजें होता है, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी जो होता है उसी को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो इस कोशिकांग से ही सवाल यहाँ पर है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का उपयोग करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है गोल्जी का, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है हरित लवक।
तो सवाल प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है, तो आई थिंक हरित लवक ही आंसर होना चाहिए। तो आंसर हरित लवक ही है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे में हरित लवक के कारण ही है ना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमें याद रखना है हरित लवक कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का उपयोग करता है। क्लियर है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना, और जितने भी क्वेश्चन मैं किया हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे यहाँ पर है कि हम लोग ऐसे आंसर को रट लेंगे, तो रटने से काम नहीं चलेगा। पहले तो ये प्रकीर्णन का मतलब समझना पड़ेगा कि प्रकीर्णन का मीन्स क्या होता है। प्रकीर्णन का मीन्स होता है जैसे कि अगर ये प्रकाश आ रहा है और ये इस तरह ऐसे फैल जाता है, अगर है ना, ये अलग अलग दिशा में फैल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है? तो प्रकाश के फैलने को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है ना? तो ये बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। सबसे पहला है आकाश का नीला रंग, है ना। जो आकाश का नीला रंग है वो ऑप्शन यहां पर है। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट है सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तारों का टिमटिमाना। क्लियर है? जो तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश संश्लेषण का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, यानी जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे उसके बाद पूछा जा रहा है कि धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो इनको हम लोग यानी जानते हैं कि जो जितने भी रियासत था उसको भारत में मिलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है ना, जो कि गुजरात में है। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में अगर हम लोग कुछ जानकारी देखना चाहेंगे तो BHU का नाम आप सुने होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना करने में मदन मोहन मालवीय का ही श्रेय जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है अब्बास तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है मदन मोहन मालवीय। ओके, तो हमें याद रखना है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। याद रखना है कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड है। तो
तो क्वेश्चन है कि रोम डैश से बनी होती है, यानी जो रीड ओनली मेमोरी होता है वो किस चीज से बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत सेल, है ना। दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है अर्धचालक, चौथा है एकीकृत परिपथ। तो आंसर इसका होगा मैग्नेटिक टेप। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी के नाम मतलब चेरी नाम दिया था। मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। क्लियर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अवध, अवध साम्राज्य। दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर साम्राज्य। तीसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और चौथा ऑप्शन है झांसी साम्राज्य। तो अगर अवध के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें। तो अवध साम्राज्य, ग्वालियर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये सभी पर वीडियो जरूर आएगा, है ना। तो इस चैनल पे आपको हर तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। हर तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, जैसे करेंट अफेयर्स, बाकी जो भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे करके सभी पर वीडियो बनाया जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने चेरी यानी लॉर्ड डलहौजी ने विजयनगर साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये सभी वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है वो काफी क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी जितने भी क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।